एलियाहू बेन शाउल कोहेन, जिसे बाद में एली कोहेन के नाम से जाना गया, का जन्म 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। उसके माता पिता अलेप्पो के मिज़राही यहूदी थे। एक मल्टीकल्चरल शहर में बड़े होते हुए वह अरबी में फ्लुएंट हो गया, फ्रेंच, इंग्लिश और हिब्रू में भी। ये स्किल्स बाद में उसके भाग्य को डिफाइन करने वाली थीं। उसकी जायोनिस्ट परवरिश और तेज दिमाग ने उसे दूसरों से अलग कर दिया और उसे गुप्त जायोनिस्ट एक्टिविटीज में खींच लिया, क्योंकि 1948 में इजराइल के बनने के बाद मिस्र यहूदियों के लिए और ज्यादा हॉस्टाइल हो गया था। यह दोहरापन, जो अरब कल्चर और यहूदी पहचान दोनों में निहित था, उसे जासूसी के लिए एकदम सही बना दिया, जिससे वह दोनों दुनियाओं में घुल मिल सके और उन्हें समझ सके। अलेक्जेंड्रिया का शांत लड़का अनजाने में एक गुप्त युद्ध के लिए एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बन रहा था, जो एक बड़े साहस और अल्टीमेट सैक्रिफाइस वाले जीवन की नींव रख रहा था। 1940s के आखिर और 1950 के दशक में इजिप्ट के यहूदियों को, जिनमें कोहेन परिवार भी शामिल था, निशाना बनाया गया और उन्हें भागने पर मजबूर किया गया, क्योंकि इजराइल के बनने के बाद यहूदी विरोधी भावना बहुत बढ़ गई थी। जबकि उनका परिवार इजराइल भाग गया, एली अपनी पढ़ाई पूरी करने और यहूदी समुदाय की मदद करने के लिए वहीं रुक गए और अंडरग्राउंड जायोनी ऑपरेशंस में और गहराई से शामिल हो गए। वह गुप्त इजरायली मिशनों में शामिल हो गए और असफल लावों अफेयर के दौरान गिरफ्तारी से बाल बाल बचे। बढ़ते खतरे और स्वेज संकट ने आखिर उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। 1957 में वह एक रिफ्यूजी के तौर पर इजराइल में अपने परिवार से जा मिले। वह एक हीरो के रूप में नहीं आए, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में आए जिनके पास खास स्किल्स थीं और अपनी नई मातृभूमि की सेवा करने की जबरदस्त इच्छा थी। इजिप्ट में उनके अनुभवों ने उन्हें एक भूत बना दिया था, कोई निशान नहीं छोड़ना, एक ऐसी खासियत जो उनके भविष्य को तय करती। अलेक्जेंड्रिया से इजराइल तक कोहेन का सफर सिर्फ एक ऐसे जीवन की शुरुआत था जो जल्द ही राष्ट्रों का भाग्य बदल देगा। 1960s में सीरियाई शासन में एली कोहेन की घुसपैठ इजरायली इंटेलिजेंस के लिए एक मिसाल बन गई, जिसकी गूंज आज ईरान के साथ शैडो वॉर में सुनाई देती है। सीरिया तब और ईरान अब दोनों ही बंद, शत्रुतापूर्ण राज्य हैं, जहां एजेंट्स को दुश्मन की सीमा के पीछे सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। सीरियाई सैन्य योजनाओं पर कोहेन की इंटेलिजेंस, किलेबंदी और आंतरिक राजनीति ने इजरायल को एक निर्णायक बढ़त दी। आज मोसाद एजेंट्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुश्मन के इलाके में झूठ बोलने का साहस आज भी वैसा ही है। कोहेन का डाउनफॉल, उनके कांस्टेंट ट्रांसमिशंस ने मोसाद को सिखाया ऑपरेशनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस, एक सबक जो आधुनिक जासूसी में आज भी महत्वपूर्ण है। उनका बलिदान इजरायल की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए एक आधारभूत कहानी है, जो आज तेहरान जैसी जगहों पर काम करने वालों को इंस्पायर्स। एली कोहेन की विरासत बनी हुई है, जो आज भी इजरायली इंटेलिजेंस की डॉक्ट्रिन और भावना को शेप्स। इजरायल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट एक खुली जंग में बदल गया। ऑपरेशन राइजिंग लायन के साथ ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इजरायल के हमलों से नाटांस फैसिलिटी तबाह हो गई और ईरान के टॉप मिलिट्री और साइंटिफिक नेताओं को खत्म कर दिया गया, जिससे ईरान का कमांड स्ट्रक्चर कमजोर हो गया। ऑपरेशन की प्रिसिजन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को दिखाती है, सिर्फ हार्डवेयर को तबाह करना ही नहीं, बल्कि उस ह्यूमन एक्सपर्टीज को भी खत्म करना जो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस के पीछे थी। ईरान ने डेडली मिसाइल हमलों से पलटवार किया, कुछ इजरायल के डिफेंसेस को पार कर गए और सिविलियन कैजुअल्टीज हुई। तेहरान में धमाके हुए क्योंकि इजरायल ने अपना कैंपेन बढ़ा दिया था और सिविलियंस को इवैक्यूएट करने की चेतावनी दी थी। मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, सैकड़ों लोग मारे गए, उनमें से ज्यादातर सिविलियंस थे, जिससे यह कॉन्फ्लिक्ट एक ब्रूटल वॉर ऑफ एट्रिशन में बदल गया। यह मॉडर्न ट्रेजेडी दशकों की एनिमी में निहित है, जिसमें हर पक्ष को दर्दनाक नुकसान उठाना पड़ा। बीते हुए कल के सबक और कोहेन जैसे जासूसों का साहस शैडो वॉरफेयर के इस नए दौर में पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। ऑपरेशन राइजिंग लायन की हेडलाइंस के पीछे ईरान के अंदर मोसाद का डीप कवर इंटेलिजेंस काम था। मोसाद के एजेंट मशीन में भूत, लक्ष्यों की पहचान की, एयर डिफेंस को साबोताज किया और इजरायली जेट्स को सटीक हमला करने में मदद की। उनकी बहादुरी में देश के अंदर से आयरानी सैम बैटरी पर मिसाइलें लॉन्च करना शामिल था, खतरों को तुरंत बेअसर करना। इसके लिए एक विशाल गुप्त नेटवर्क की जरूरत थी, उपकरण की तस्करी, एजेंट्सों की भर्ती और ह्यूमन इंटेलिजेंस को अत्याधुनिक तकनीक के साथ मिलाना।
ड्रोन और एजेंट्सों ने मिलकर काम किया, लक्ष्यों की पुष्टि करना और नुकसान का आकलन करना, ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करना। इन गुमनाम एजेंट्सों ने एली कोहेन की बहादुरी की मिसाल पेश की, इजराइल को निर्णायक बढ़त देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऑपरेशन राइजिंग लायन की सफलता मोसाद के सिद्धांत का प्रमाण था। जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दुश्मन की तरफ अपने लोग हों। 1957 में इजराइल आने के बाद एली कोहेन एक अकाउंटेंट के तौर पर चुपचाप रहते थे, लेकिन उनके अतीत ने मोसाद का ध्यान खींचा। शुरुआत में सुरक्षा कारणों से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन कोहेन का अनोखा बैकग्राउंड, शानदार अरबी मिज़राही रूट्स और उनका साहस आखिर में उन्हें सीरिया में एक जरूरी मिशन के लिए सबसे सही कैंडिडेट बना दिया। मोसाद ने उन्हें भर्ती किया और उन्होंने इंटेंसिव ट्रेनिंग ली, सर्विलांस, सीक्रेट राइटिंग, फोटोग्राफी और रेडियो ट्रांसमिशन की। उन्हें एक नई पहचान दी गई। कामिल अमीन थाबेट अर्जेंटीना से एक अमीर सीरियाई बिजनेसमैन। यह बदलाव पूरा था। कोहेन अब एक आम आदमी नहीं रहे थे, बल्कि अपने सबसे खतरनाक मिशन के लिए तैयार एक जासूस थे। उनकी फैमिली लाइफ बैकग्राउंड में चली गई, क्योंकि वह शेर की मांद में जाने की तैयारी कर रहे थे। इतिहास के सबसे साहसिक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में से एक के लिए मंच तैयार था। बाटयम का अकाउंटेंट अब इजराइल का सीक्रेट हथियार था। अपने कवर को बिलीवेबल बनाने के लिए कोहेन को 1961 में कामिल अमीन थाबेट के रूप में अर्जेंटीना भेजा गया था, जहां वो सीरियाई एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी में घुल मिल गया। उसने खुद को एक अमीर, देशभक्त बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया, शानदार पार्टियां होस्ट की और प्रभावशाली डिप्लोमेट से दोस्ती की, जिनमें अमीन अल हाफिज भी शामिल था, जो आगे चलकर सीरिया का राष्ट्रपति बना। उसके करिश्मे और एपरेंट नेशनलिज्म ने उसे विश्वास और पावरफुल कनेक्शंस दिलाए। एक साल बाद उसकी कहानी इतनी पक्की हो गई थी कि उसे एक सच्चा सीरियाई देशभक्त माना जाने लगा, जो अपने घर लौट रहा था। डिप्लोमैटिक कॉर्प्स में उसके दोस्तों के नेटवर्क ने दमिश्क के एलीट सर्कल्स में उसका रास्ता साफ कर दिया। अर्जेंटीना का यह दांव एक बड़ी सफलता थी, जिसने कोहेन को सीरियाई सत्ता के केंद्र में जगह दी। अब वह सीरियाई शासन के हाईएस्ट सर्कल्स में घुसने के लिए तैयार था। फरवरी 1962 में कामिल अमीन थाबेट दमिश्क पहुंचा, जहां उसकी पहचान और कनेक्शन के कारण एलीट लोगों ने उसका स्वागत किया। उसने सीरियन आर्मी हेडक्वार्टर के सामने एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिया और उसे टॉप ऑन ऑफिशियल्स के लिए एक सोशल हब बना दिया। उसकी पार्टियों में सीरियन ऑफिसर्स ड्रिंक और विश्वास में ढीले होकर मिलिट्री सीक्रेट्स और पॉलिटिकल साजिशें बताते थे। कोहेन की फोटोग्राफिक मेमोरी में हर डिटेल कैद हो जाती थी, सैनिकों की आवाजाही, किलेबंदी और रणनीतिक योजनाएं। वह रोज मोसाद को इंटेलिजेंस भेजता था, जिससे इजराइल को सीरिया के डिफेंस की रियल टाइम जानकारी मिलती थी। उसका प्रभाव बढ़ता गया। उसके दोस्त प्रेसिडेंट अमीन अल हाफिज ने उसे एक सीनियर गवर्नमेंट पोस्ट के लिए भी सोचा था। कोहेन पावर के गलियारों में घूमता था। इजराइल की सुरक्षा उसके हाथों में थी। वह तलवार की धार पर जीता था, दुश्मन के कैंप के अंदर एक अकेला आदमी। एली कोहेन के इंटेलिजेंस ने इजराइल की सिक्योरिटी को पूरी तरह बदल दिया, खासकर गोलन हाइट्स के मामले में। सीरियाई बंकरों पर नीलगिरी के पेड़ लगाने का उनका सुझाव 6 डे वॉर के दौरान इजराइल को टारगेटिंग के लिए साफ मार कर दिए। कोहेन की जानकारी से गोलन पर तेजी से कब्जा हो पाया, जिससे इजराइल की उत्तरी सीमा और पानी के सोर्स सुरक्षित हो गए। उन्होंने सीरिया की एयरफोर्स की ताकत और जॉर्डन नदी को मोड़ने की प्लानिंग का भी खुलासा किया, जिससे इजराइल इन खतरों को रोक पाया। उनकी विरासत इजराइल के लैंडस्केप और मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एच्ड है। गोलन की जीत का श्रेय उनके डिटेल्ड इंटेलिजेंस को दिया जाता है। एली कोहेन सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वह दुश्मन के कैंप के अंदर इजराइल की आंखें और कान थे। 1965 की शुरुआत तक कोहेन का बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का काम उन्हें अनमोल बना चुका था, लेकिन खतरनाक तरीके से उजागर भी। चेतावनियों के बावजूद उन्होंने लगातार रेडियो ट्रांसमिशन करना जारी रखा, जिससे सीरियाई और सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस का ध्यान उन पर गया। एडवांस रेडियो डिटेक्शन का उपयोग करते हुए उन्होंने एक सर्च के दौरान उनके सिग्नल को ट्रैक किया और उन्हें उनके अपार्टमेंट से ट्रांसमिट करते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी तुरंत हुई। कामिल अमीन थाबेट का मुखौटा उतर गया। इजराइल का टॉप स्पाई सामने आ गया। सीरिया में सदमा बहुत बड़ा था। उनका भरोसेमंद दोस्त उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। उनकी गिरफ्तारी की खबर ने इजराइल को तबाह कर दिया। मोसाद ने अपना सबसे कीमती एजेंट खो दिया था।
सीरियाई गुस्से में और अपमानित होकर उन्हें एक उदाहरण बनाने की तैयारी कर रहे थे। कोहेन के धोखे की जिंदगी खत्म हो गई थी। उनका अंतिम इम्तिहान शुरू होने वाला था। हफ्तों के ब्रूटल इंटेरोगेशन के बाद कोहेन ने कुछ भी नहीं बताया। मोसाद के सीक्रेट्स को आखिर तक बचाते रहे। सीरियंस ने एक पब्लिक शो ट्रायल किया, उन्हें लीगल काउंसिल से मना कर दिया और उनकी ह्यूमिलिएशन को ब्रॉडकास्ट किया। सबूत ओवरवेलमिंग थे। उन्हें तुरंत पब्लिक फांसी की सजा सुनाई गई। क्लेमेंसी के लिए इंटरनेशनल अपील्स, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स और उनकी पत्नी भी शामिल थे, इग्नोर कर दिए गए। 18 मई 1965 को कोहेन को डमास्कस के मार्जे स्क्वायर में एग्जीक्यूट किया गया। उनकी मौत को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया गया। सीरियंस ने उनका बॉडी लौटाने से मना कर दिया, उनके परिवार और देश को एक खुला घाव छोड़ते हुए। उनकी एग्जीक्यूशन एक वार्निंग थी, लेकिन इसने उनकी लेगेसी को और मजबूत कर दिया। इलाई कोहेन का फाइनल एक्ट डिफायंस और सैक्रिफाइस का एक एक्ट था। एली कोहेन इजराइल में एक नेशनल हीरो बन गए। उनका नाम बहादुरी और बलिदान का दूसरा नाम बन गया। उनकी कहानी देशभक्ति के एक सबक के तौर पर पढ़ाई जाती है और सर्वाइवल की बड़ी कीमत के तौर पर भी। मोसाद के अंदर उनके मिशन ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए नए स्टैंडर्ड्स तय किए, जबकि उनकी गिरफ्तारी ने ऑपरेशनल सिक्योरिटी के कड़े सबक सिखाए। उनके अवशेषों को घर वापस लाने की कोशिश एक नेशनल प्रायोरिटी बनी हुई है, जो इजराइल का अपने हीरोज के प्रति कर्ज दिखाता है। कोहेन की कहानी एक याद दिलाती है कि हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे ऐसे लोग होते हैं जो अंधेरे में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उनकी हिम्मत ने हिस्ट्री बदल दी और जब तक इजराइल है तब तक उनकी लेजेंड बनी रहेगी। एली कोहेन की लाइफ एक इंसान की ताकत का सबूत है जो एक देश की किस्मत बदल सकता है।